हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग को एक नया प्रैक्टिस सेट फिर से करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, पहले का डी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक। बी है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक। सी है निषेचन से जन्म तक। डी है जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो सगर्भता काल की अवधि कब तक होती है दोस्तों? निषेचन से लेकर जन्म तक होती है। दूसरे का हो जाएगा सी। और कितने दिन की होती है दोस्तों? तो 280 दिन का या फिर 40 सप्ताह का होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। बी है गर्भधारण से जन्म तक। सी है गर्भधारण से 8 सप्ताह तक। डी है जन्म से 14 सप्ताह तक। तो गर्भकालीन अवस्था कब तक होती है दोस्तों? तो होती है गर्भधारण से जन्म तक होती है। सी का हो जाएगा बी। गर्भकालीन अवस्था के अंतर्गत तीन अवस्थाएं आती हैं दोस्तों, एक बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। दूसरा है दोस्तों, भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, पहला और दूसरा दोनों सही है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, शोध, पेचिश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, पांचवे का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है? सोडियम का अवशोषण, ऊर्जा का स्रोत, स्वाद, कोई नहीं। तो ORS में ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? तो ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए 6 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉडी मास इंडेक्स BMI है शरीर का भार किलोग्राम में अपॉन शरीर की लंबाई मीटर स्क्वायर में होगा। दूसरा है दोस्तों, शरीर का भार ग्राम में अपॉन शरीर की लंबाई स्क्वायर में मीटर में। सी है दोस्तों, शरीर का भार स्क्वायर में किलोग्राम में या शरीर की लंबाई मीटर में। डी है दोस्तों, शरीर का भार स्क्वायर में ग्राम में, शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? तो शरीर का भार जो होता है केजी में होता है अपॉन शरीर की लंबाई मीटर स्क्वायर में होती है। ए हो जाएगा आंसर, 7वें का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है? आत्मसात्करण, आधारी चयापचय, पाचन, आहरी। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आधारित चयापचय कहलाता है। 8वें का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? फल व सब्जी, सलाद, दालें, चाय। तो संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? 9वें का हो जाएगा डी, चाय नहीं आवश्यक होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है?
निर्जलीकरण में, बुखार में, खांसी में, सिर दर्द में। जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं दोस्तों? वही ORS को ही कहते हैं। तो किस में दिया जाता है? निर्जलीकरण में दिया जाता है। 10वें का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा, रोमिला थापर के द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा या विपिन चंद्र के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? अमर्त्य सेन के द्वारा की गई। 11 का ए हो जाएगा। और अमर्त्य सेन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में एक और चीज़ें पढ़े थे दोस्तों। क्या पढ़े थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था HDI इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि HDI इंडेक्स किसने विकसित किया था। तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने, पाकिस्तान के महबूब उल हक थे और भारत के अमर्त्य सेन ने मिलकर जो है HDI इंडेक्स जो है जारी किया था 1990 में। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किस पर लागू होता है? वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदाय पर, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर, केवल हिंदू पर? तो किस पर लागू होता है दोस्तों? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तो हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन चारों पर होता है। 12 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। रक्त तथा विवाह संबंधों पर जो आधारित व्यवस्था होती है दोस्तों उसे नातेदारी कहते हैं। 13 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। तो किसको उत्कृष्ट कोटि का नहीं माना गया है दोस्तों? तो हिंदू जो है धर्मशास्त्र में जो है 8 विवाह का उल्लेख किया गया है दोस्तों। कौन कौन से? 4 जिनमें से उच्च आते हैं और 4 जो है निम्न में आते हैं। उच्च में कौन कौन से? ब्रह्म विवाह आता है, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह आते हैं। और निम्न में कौन से आते हैं? गंधर्व आता है, असुर, राक्षस और पिशाच आते हैं। तो इसमें कौन सा निकृष्ट में आएगा दोस्तों? कौन सा उत्कृष्ट का नहीं माना जाता है? सी हो जाएगा, गंधर्व विवाह। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया है? मर्डॉक ने, किंग्सले डेविस ने, KM कपाड़िया ने या PM प्रभु ने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? नाभिकीय परिवार के 4 प्रकारों के कार्य के बारे में, प्रजनन के बारे में, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण। तो किंग्सले डेविस ने। 15 का हो जाएगा बी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इनकी पुस्तक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। 1949 में इन्होंने दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में? कब की गई थी दोस्तों? तो 1952 में की गई थी। 16 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 334 के अंतर्गत, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 243 में? तो महिला पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन, इसके लिए संशोधन कब किया गया था दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है संशोधन इसमें किया गया था। और उसी के तहत जो है महिलाओं के लिए 1/3 पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 जो है प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो 17 का डी हो जाएगा, 243 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो अनुसूची 11 में शामिल। और किस भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, झूठे सम्मान के लिए हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2013 में कौन सा अधिनियम बना था? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित। 18 का हो जाएगा सी। और ये कहाँ लागू होगा? तो जहाँ पर जो है जिस संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी होंगे वहीं पे ये लागू होगा। ऑनर किलिंग क्या होता है दोस्तों? तो ऑनर किलिंग जो होता है, जैसे पिता है या माता जो है, अगर उनकी बच्चियां जो होती है, अगर किसी अन्य कास्ट के लड़के से शादी करना चाहे या कुछ जो होता है, तो उसके लिए अगर अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अगर पिता अपनी लड़की की हत्या कर दे तो उसे ही ऑनर किलिंग कहेंगे। घरेलू हिंसा के बारे में देखते हैं दोस्तों। घरेलू हिंसा एक्ट कब आया था? तो आया था 2005 में आया था। लागू कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा एक्ट जो है लागू हुआ था। और जो है इसमें धारा 3 में जो है घरेलू हिंसा के संबंधित जो है परिभाषित किया गया है घरेलू हिंसा को धारा 3 में। और इससे संबंधित कुछ और भी धाराएं हैं दोस्तों घरेलू हिंसा से। तो धारा 12 में जो है त्वरित जो है धारा 12 में क्या है दोस्तों? तो त्वरित सुनवाई से संबंधित है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित अगर किसी भी महिला की अगर शिकायत आती है तो 60 दिन के अंदर ही उससे संबंधित कार्यवाही की जाएगी। और इसी से संबंधित धारा जो है 6 दोस्तों, अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई महिला है तो उसके लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की गई है। और धारा 7 है दोस्तों, चिकित्सीय सहायता उसको दी जाएगी। और धारा 21 में दोस्तों अपराधी को हिरासत में लिया जाएगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा घरेलू हिंसा से संबंधित। और दहेज एक्ट कब लाया गया था दोस्तों? तो दहेज एक्ट लाया गया था 1961 में लाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1961 को इसको लागू किया गया था। और इसको परिभाषित किस में किया गया है? तो धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। और धारा 3 में जो है इसे दहेज लेने और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मिनिमम इसमें सज़ा भी है, 15,000 रुपये की इसमें जुर्माना लगेगा और 5 साल तक की सज़ा होगी। और धारा 4 में जो है दहेज अगर कोई डिमांड करता है दहेज की तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी लगाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो क्वेश्चन वही है दोस्तों 2013 में। 19 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ए है लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा, बी है दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, सी है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, डी है लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। तो भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का कौन सा कारण नहीं है दोस्तों? तो सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, ये जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया कब? 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। तो एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया था दोस्तों? 1974 में। 21 का सी हो जाएगा। और अगर पूछे ICDS योजना कब लाई गई थी तो वो लाई गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, 15 अगस्त 2006 से, 2 अक्टूबर 2006 से। तो मनरेगा के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहले इसका नाम मनरेगा नहीं था, पहले इसका नाम नरेगा था। जब ये नरेगा एक्ट लाया गया था 2005 में लाया गया था नरेगा एक्ट, और इसको सबसे पहली बार जो है 2 फरवरी 2006 को जो है लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। और पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया था नरेगा को। और फिर जो है 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का भी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार या भावात्मक दुर्व्यवहार। तो 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या क्या आता है दोस्तों? लैंगिक दुर्व्यवहार भी आएगा, मौखिक दुर्व्यवहार भी आता है, कोई मतलब मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करता है, भावात्मक दुर्व्यवहार आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का ए, केवल वास्तविक दुर्व्यवहार जो है इसमें नहीं आता है, 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? प्रवर्तित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता या पूर्ण निर्धनता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सापेक्ष निर्धनता हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता में क्या की जाती है दोस्तों? तुलना की जाती है। और पूर्ण निर्धनता में क्या आता है कि व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पाता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान की ही पूर्ति नहीं कर पाता, वो पूर्ण निर्धनता में आएगा। और सापेक्ष निर्धनता क्या है? सामान मूलभूत आवश्यकताएं तो उसके पास सब होती हैं, लेकिन क्या है एक व्यक्ति की तुलना में उसके पास कोई भी वस्तु क्या कम होती है, तो उसे ही सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? वेद में, पुराण में, उपनिषद या अर्थशास्त्र में? तो सबसे पहले बेरोजगारी का निवारण का विवरण किसमें मिलता है दोस्तों? अर्थशास्त्र में मिलता है। किसकी अर्थशास्त्र? चाणक्य की है, 25 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मैनहीम ने, आगबर्न और नीमकाफ ने, सी है पीटर बर्गर ने, डी है इमाइल दुर्खीम ने। तो किसने दी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दोस्तों? तो कार्ल मैनहीम ने दी है, 26 का हो जाएगा ए। और अपनी पुस्तक किसमें दी है? अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में दी है। इनकी पुस्तक का नाम है मैन एंड सोसाइटी, इनकी पुस्तक का नाम है मैन एंड सोसाइटी, इनकी पुस्तक का नाम है। और आगबर्न और नीमकाफ ने क्या? आगबर्न की पुस्तक है दोस्तों सोशल चेंज, आगबर्न की पुस्तक है, 1922 में दिया था। और इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है आगबर्न ने। इमाइल दुर्खीम किससे संबंधित है दोस्तों? तो इमाइल दुर्खीम जो है जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से संबंधित है, इन्हें भी याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है सायास परिवर्तन, ऐच्छिक परिवर्तन, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन, सी हो जाएगा, 27 का सी, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें दोस्तों सुमेलित कौन नहीं है पूछ रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, सामाजिक डार्विनवाद, बी गार्डन चिल्ड नव उद्विकासी सिद्धांत से, लेस्ली वाइट, सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंधन, डी है जूलियन स्टीवर्ट चक्रीय सिद्धांत से। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है दोस्तों सामाजिक डार्विनवाद, ये सही है। बी गार्डन चिल्ड जो है दोस्तों ये नव उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है, ये भी सही है, पिछली क्लास में हम लोग इस पे बात किया था। लेस्ली वाइट है दोस्तों सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंधन से संबंधित है, ये भी सही है। जूलियन स्टीवर्ट चक्रीय सिद्धांत, ये दोस्तों नहीं है, जूलियन स्टीवर्ट जो है ये गलत है। जूलियन स्टीवर्ट जो है किससे संबंधित है? तो बहुरेखीय सिद्धांत से संबंधित है। और चक्रीय सिद्धांत से तो लेस्ली वाइट संबंधित है, उद्विकास के चक्रीय सिद्धांत से। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई है। ए है 2018 से 2028 तक, बी है 2020 से 2030 तक, सी है 2021 से 2030 तक, डी है 2019 से 2029 तक। तो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई दोस्तों? 2021 से 2030 तक। 29 का सी हो जाएगा। और पहली बार कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या कब लाई गई थी? 11 जुलाई। उत्तर प्रदेश की पहली जो जनसंख्या नीति लाई गई थी 11 जुलाई 2000 को। और अगर अपने भारत देश की पूरे पूछी जाए तो पहली जनसंख्या नीति कब लाई गई थी भारत की? इंडिया की दोस्तों 1976 में पहली बार लाई गई थी। और नई जनसंख्या नीति इंडिया की कब लाई गई थी दोस्तों? तो लाई गई थी 15 फरवरी 2000 को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे डाल्टन, माल्थस, हेनरी या डार्विन? तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? एडविन केनन ने दिया है। चूँकि यहाँ पे आंसर एडविन केनन नहीं है तो डाल्टन दिया है। तो डाल्टन ने क्या किया है? अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय में जो है इन्होंने सहमति दी थी। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, डाल्टन। और अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात किसने की है दोस्तों? रॉबिन्सन ने की है। और अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आर्थिक कल्याण की बात किसने की है? तो कार्ल सैंडर्स ने की है। साथ में इनको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है। जेंडर विभेद का मुख्य कारण है पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना, डी है व्यक्तित्व विशेषता। तो जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? पितृसत्तात्मक समाज का होना। 31 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत या प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत? तो पहले दोस्तों उद्विकास सिद्धांत जो है इसके तीन स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समरेखीय उद्विकास होता है, बहुरेखीय उद्विकास और चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास होता है। तो समरेखीय उद्विकास के अंतर्गत कौन जो है कितने आते हैं समाजशास्त्री? कौन कौन आते हैं? मॉर्गन आते हैं, कॉम्ट आते हैं, टायलर, बैकोफन, एच.सी. हेडन और लेवी बुहल आते हैं। चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लेस्ली वाइट ने दिया है। और बहुरेखीय उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो है जूलियन स्टीवर्ट ने दिया है। ऊपर हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन जो है एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? तो वो हो जाएगा चक्रीय उद्विकास जो है, जहाँ से शुरू होता है वहीं से चक्रीय मतलब घूमता रहता है। सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ए है नमस्ते करना, बी है अंतर्विवाह, सी है बहिर्विवाह, डी है एक विवाह। तो जनरीति कौन सी इसमें है दोस्तों? इसमें हो जाएगा आंसर ए नमस्ते करना, ये जनरीति में आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए है अर्नल्ड टॉयनबी ने, बी है सोरोकिन पी.एम. ने, सी है ऑसबर्न डब्ल्यू.एफ., डी है परेटो वी ने। तो चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? तो अर्नल्ड टॉयनबी ने किया है। 34 का ए हो जाएगा। और अपनी पुस्तक किसमें किया है? तो इनकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है, अर्नल्ड टॉयनबी की। सोरकिन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सोरकिन ने कौन सा चक्रीय सिद्धांत के जो है चक्रीय सिद्धांत में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत इन्होंने दिया है सोरोकिन ने। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है सोरोकिन की? तो कल्चरल
सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है, सोरोकिन की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ने के बारे में हम लोग बात किया है दोस्तों कि उन्होंने 1922 में दिया था, सोशल चेंज पुस्तक दिया था, 1922 में लिखा था, और इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। परेटो भी चक्रीय सिद्धांत से ही संबंधित, सामाजिक नियंत्रण के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों परेटो। इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में, परेटो ने दिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 34 का ए हो जाएगा। अर्नल्ड टाइनबी। आगे देखते हैं दोस्तों, जो व्याख्या मैं करती हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुना करिए। आगे देखते हैं 35 है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? PM ब्लाउ ने, बी है SM मिलर ने, सी है PM सोरकिन ने, डी है SM लिप्सेट ने। तो किसने किया है दोस्तों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन को वर्गीकृत? 35 का हो जाएगा सोरकिन ने किया है। असामाजिक आरोहण क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब कि ऊर्ध्वाधर की ओर होता है। असामाजिक अधोगमन का मतलब क्या है? नीचे की तरफ होता है। जैसे आरोहण में क्या होता है कि कोई व्यक्ति निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है, जैसे कोई क्लर्क है वो शिक्षक बन जाए, कोई शिक्षक है वो IAS बन जाए। तो इसमें क्या है, निम्न पद से वो उच्च पद पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सामाजिक आरोहण इसको कहेंगे। और सामाजिक अधोगमन किसे कहेंगे? जस्ट इसका उल्टा होता है सामाजिक अधोगमन। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति उच्च से निम्न पर आ जाता है, जैसे शिक्षक क्या हो जाएगा, क्लर्क पे आ जाए, तो ये उच्च पद से निम्न पद पर आ रहा है। और क्या हो गया, IAS जो है शिक्षक बन जाए, तो ये क्या है, निम्न की ओर है। तो यही सामाजिक अधोगमन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। तो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रसारण कहलाता है। 36 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर हो जाता है, कितना हो जाता है? ए है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो जाता है दोस्तों मलेरिया रोग में ताप? तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 37 का हो जाएगा डी। मलेरिया होता है किससे होता है जो दोस्तों? प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता, किस कारण नहीं होता है? ए है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, बी है कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, सी है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, डी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो क्यों नहीं होता है दोस्तों? अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। 38 का सी हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाता है, एक बार हो जाता है तो उसके प्रति वो प्रतिरक्षा उसके अंदर जो है उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 13 में। तो किस में दी गई है दोस्तों राज्य सरकार की शक्ति? 39 का बी हो जाएगा, धारा 10 में दी गई है। अगर केंद्र सरकार पूछता है तो धारा 9 में हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतरपीढ़ी संघर्ष के परिणाम है पारिवारिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष के क्या क्या कारण परिणाम हो सकते हैं? तो पारिवारिक विघटन भी हो सकता है, व्यक्तिक विघटन हो सकता है, शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑल हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है? 42.16%, 39.19%, 37.79%, 35.75%। तो कितने प्रतिशत गरीबी है दोस्तों? 37.79% गरीबी जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है गरीबी में? तीसरे नंबर पर आता है। पहले पे कौन आता है? बिहार, दूसरे पर झारखंड आता है और तीसरे पर उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है
हावी होना, बी है स्वयं को प्रस्तुत कर देना, सी है वार्ता, डी है समझौता। तो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों होता है 42 का डी, समझौता कर लेना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, सौदाई क्या है? ए है पुरुष धन, बी है स्त्री धन, सी है पुत्र धन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सौदाई क्या होता है दोस्तों? स्त्री धन को ही सौदाई कहते हैं। 43 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं। ए है एक्सोगोमी, बी है गोत्र एक्सोगोमी, सी है एंडोगोमी, डी है सपिंड एक्सोगोमी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडोगोमी होता है। इंडोगोमी का मतलब अंतर्विवाह को कहते हैं। 44 का सी। एक्सोगोमी मतलब बहिर्विवाह को कहते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? ए है प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, और बी है प्रो एली द्वारा, सी है दोस्तों प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा, डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? किसने जो है आवश्यकताओं का वर्गीकरण भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति के रूप में किया है दोस्तों? तो प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट के द्वारा। 45 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों, बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर कौन होता है? ए सोशल मीडिया होता है, बी जल होता है, सी परिवार होता है, डी रेत होता है। तो कौन होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी परिवार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। ए है सेवानिवृत्ति, बी विस्तारण चरण, सी है वित्तीय प्रतिलाभ, डी है प्रतिष्ठान की अवधि। तो कौन जो है परिवार का आरंभिक उपचरण होता है दोस्तों? तो बी हो जाएगा विस्तारण चरण। 47 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ए है विटामिन B1, बी है विटामिन के, सी है विटामिन डी, डी है विटामिन सी। तो कौन होता है जो दोस्तों प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? 48 का बी हो जाएगा विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो थायमीन होता है। विटामिन डी का कैल्शिफेरॉल होता है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है नरम, बी है बेलोटमेंट, सी है स्पंदन, डी है लाइटनिंग। तो माँ द्वारा जो सक्रिय भ्रूण गतिविधि महसूस की जाती है दोस्तों, तो क्या होती है? क्विकनिंग इंग्लिश में इसको कहते हैं, और यहाँ पे दिया है क्विकनिंग का ही मतलब होता है स्पंदन। 49 का सी हो जाएगा स्पंदन। आगे हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसूतावस्था के दौरान योनि स्राव को क्या कहा जाता है? ए है फ्लेम, बी है एक्सुडेंटस, सी है लॉचिया, डी है पस डिस्चार्ज। तो प्रसूतावस्था के दौरान योनि स्राव को क्या कहते हैं दोस्तों? लॉचिया कहते हैं। 50 का हो जाएगा सी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।